सत साहेब नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है ऑनलाइन ट्रेनिंग में। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी ये टॉपिक रहेगा हमारा। बेसिक एक्यूप्रेशर विदाउट मैग्नेट और विदाउट एनी कलर और विदाउट एनी शेड्स। ना तो हम इस थेरेपी में कोई मैग्नेट्स यूज़ करेंगे और ना ही कोई कलर यूज़ करेंगे और ना ही कोई दाने यूज़ करेंगे। उसके बिना भी आप अपने पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे, अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं और अपने परिवार को कैसे फिट रख सकते हैं, तो ये इस थेरेपी में हम सीखेंगे। नाम इसका बेसिक एक्यूप्रेशर है, लेकिन मेरा अपना खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है कि इसमें जब हम पॉइंट्स पर मसाज करते हैं तो बेसिक पॉइंट्स के साथ साथ जो एडवांस पॉइंट होते हैं वो भी तो हमारे हाथ और पैर की फिंगर्स या हथेली पर ही होते हैं, तो उन पे भी मसाज हो जाती है। तो नाम इसका बेसिक एक्यूप्रेशर है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और बेसिक एक्यूप्रेशर को, रिफ्लेक्सोलॉजी को हमने एडवांस सीखने के बाद भी आज तक हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको करते हैं, 15-20 मिनट या जो भी समय होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। इसको हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। इसमें आपको डायग्नोज की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायग्नोज नहीं कर सकते हैं एडवांस थेरेपी में, तो आप रिफ्लेक्सोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट की, तो उसमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप उसकी डायग्नोज करते रहिए। जब आपकी डायग्नोज सही हो जाए तो आप उसको सटीक उपचार दे दीजिए मैग्नेट के द्वारा। तो जो लोग एडवांस नहीं जानते या जानते भी हैं, ये वीडियो दोनों के लिए ही अच्छी रहेगी। ये ट्रेनिंग एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी की ट्रेनिंग उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो थेरेपिस्ट है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। परमात्मा का नाम लेकर के, उनको धन्यवाद दे करके आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेकर के चलेंगे और अगर आप लोग सीखेंगे अच्छा तो आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद सुजोग बेसिक है, सुजोग एडवांस है, फिर कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर, ऑरिकुलर थेरेपी जो कान पर पॉइंट लगाए जाते हैं, एफडीटी, फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो आप इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो सिखाना मेरा काम है और सीखना आपका काम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या होती है? एक्यूप्रेशर एक चाइनीज़ वर्ड है। आप सब लोग वीडियो देखें और रजिस्टर पेन अपना हाथ में रखें और नोट करते जाएं, क्योंकि जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से आपको क्लियर करना है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो उसमें तभी मज़ा आता है। तो आप वीडियो को रोक करके, कोई भी पॉइंट उसमें बताया जाता है जैसे डेफिनेशन एक्यूप्रेशर की, तो आप उसको लिखें रजिस्टर में। ठीक है, आपके याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा, आपका टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन, एक्यूप्रेशर इज़ ए चाइनीज वर्ड। ये एक चाइनीज वर्ड है, एक्यूप्रेशर। ठीक है, इसमें एक्यू वर्ड प्लस प्रेशर, जो एक्यू वर्ड लिया गया है ये एक्यूट से लिया गया है। ठीक है ना, जो एक्यू वर्ड है ये एक्यूट से लिया गया है और एक्यूट मीन्स होता है तीखा, नुकीला। ठीक है, तीखा यानी कि नुकीला, जैसे कि ये जिम्मी होती है आगे से नुकीली होती है। ठीक है ना, और प्रेशर का मतलब तो आप जानते ही हैं, दबाव।
ठीक है। तो ये बन जाता है एक्यूप्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी तीखी वस्तु से, किसी नुकीली या तीखी वस्तु से एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर दबाव डालकर चिकित्सा करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। समझ गए? एक बार और सुन लीजिए, किसी तीखी वस्तु से, एनी एक्यूट थिंग, प्रेशर ऑन एग्जैक्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट इज एक्यूप्रेशर थेरेपी। किसी नुकीली वस्तु से एक बिंदु पर, एग्जैक्ट निश्चित बिंदु पर प्रेशर डालकर चिकित्सा करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। और ये एक चाइनीज़ वर्ड है। ये हमारी बहुत ही प्राचीन पद्धति है, लेकिन कुछ कारण से यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह लोग भूल गए, तो इसका प्रचार प्रसार चाइना में ज़्यादा हुआ है। वो एक लंबी कहानी है, कभी बताएंगे। उसके बाद चाइना में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, तो इसलिए ये एक्यूप्रेशर चाइनीज़ थेरेपी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये हमारी बहुत ही पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है ना, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब कोई भी है, अगर आप किसी से कहते हैं भाई एक्यूप्रेशर के बारे में आप बात करते हैं, तो हो सकता है कि वह पर्सन आपसे पूछ ले भाई एक्यूप्रेशर होता क्या है। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कोई स्टूडेंट है और वो इसका जवाब नहीं दे पाए, तो इसका प्रॉपर जवाब उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं बॉडी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को समझ पाएंगे, पेशेंट की बॉडी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 12 ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 12 ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ऑर्गन्स हिंदी में अवयव इनको बोला जाता है। आपको बुक का PDF भी भेज दिया जाएगा, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। 12 organs in our body. There are 12 organs in our body. First, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीवर से। LIVER। ठीक है ना। लीवर सबसे पहला ऑर्गन है, लीवर। लीवर के बाद नंबर आता है गॉल ब्लैडर। लीवर, इसको हिंदी में जिगर बोलते हैं। और गॉल ब्लैडर, ये पित्त की थैली होती है। ठीक है, इनकी लोकेशन भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ होती है। तो पहले इनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले लीवर, और लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, इसके बाद हार्ट, हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट तो सब जानते ही हैं, दिल, हृदय। और स्मॉल इंटेस्टाइन चौथे नंबर पर आएगी, छोटी आंतें। इंटेस्टाइन मीन्स आंतें, स्मॉल मीन्स छोटी। लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर ब्रेन। ब्रेन का, दिमाग। ब्रेन के बाद स्पाइन,
रीढ़ की हड्डी। उसके बाद 7 नंबर पे आएगा स्प्लीन। स्प्लीन लेफ्ट साइड में हार्ट से नीचे होती है, जहाँ पे हमारी रिब ख़त्म होती है। आधा इसका हिस्सा उसके अंदर होता है, थोड़ा उसके बाहर होता है। स्प्लीन, पलीहा, तिल्ली भी इसको कुछ लोग बोल देते हैं, पलीहा इसका नाम होता है हिंदी में। इसके बाद स्टमक, अमाशय, पेट जिसको बोला जाता है, स्टमक। 9 नंबर पे आएगा लंग्स, जिनकी संख्या 2 होती है, ठीक है ना, राइट लंग और लेफ्ट लंग। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतें। पहले आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बड़ी आंतें। लंग्स सब जानते ही हैं अधिकतर, फेफड़े उसको लंग्स बोलते हैं। इसके बाद किडनी, जो किडनी होती हैं, गुर्दे को किडनी बोलते हैं, 2 होती हैं। इसके बाद यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर को हिंदी में बोलेंगे मूत्राशय। तो ये 12 ऑर्गन्स हैं, क्लियर हो गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ, लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, स्पाइन, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिन ब्लैडर, ठीक है। जिगर, पित्त की थैली, हृदय, छोटी आंतें, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, पलीहा, अमाशय, फेफड़े, बड़ी आंतें, गुर्दे और मूत्राशय। तो ये 12 ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अवयव इनको हिंदी में बोलते हैं। इनको सबको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी करना है साथ के साथ, ठीक है, याद होने चाहिए। मेरा कोई भी स्टूडेंट है तो उसको एकदम फिट याद रखना चाहिए एकदम से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपना जीवन एक्यूप्रेशर को ही दिया है। 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई और सीख तो मैंने ये बहुत पहले लिया था हमारे मामा जी से। मामा जी को याद करना हम भूल गए, तो उनका हमेशा सम्मान रहेगा। परमात्मा की दया से और मामा जी के सहयोग से ही मैं इस कार्य को कर पाया हूँ। तो मेरे दिल में मामा जी के लिए हमेशा सम्मान रहेगा। क्यों, मुझे याद है जब 10th और 12th की छुट्टियों में मामा जी के यहाँ पर जाते थे तो वो लेके बैठ जाते थे, तो बेटा देखो ऐसे प्रेशर डालते हैं, इससे ठीक होते हैं, ऐसे ठीक होते हैं। मैंने मामा जी क्या है ये, तो उन्होंने कहा था बेटा एक तो आप पढ़ाई करें या ना करें तो लोग आपको डॉक्टर कहेंगे, और आप मतलब ये देख लेना कि इतनी लोगों को प्रॉब्लम होगी पेन की कि आप आगे आगे और पब्लिक आपके पीछे पीछे रहेगी, चाहे आप कहीं पर भी बैठ जाना। तो वही हालत आज हमारी है। तो पेशेंट एवरेज बहुत ज़्यादा है, 20 साल हो गए हैं और कब गुजर गए लोगों की सेवा करते करते पता भी नहीं चला है, ठीक है। अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं परमात्मा की दया से। बेटा भी हो गया है और मैडम भी हैं तो पूरा साथ देती हैं, तो अब ठीक है सब कुछ। तो सोचा आप लोगों की समय मिलता है तो आप लोगों को सिखाया जाए। अब जानते हैं 12 ऑर्गन्स के बाद हमारी बॉडी में आती हैं 8 ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ।
देयर आर 8 ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 8 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, एट। इसमें सबसे पहले पिनियल ग्लैंड, ठीक है ना, टॉप पर रहेगी पिनियल ग्लैंड। PINEAL, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले पिनियल ग्लैंड आएगी, उसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड जिसको सहस्त्रार चक्र बोला जाता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको थर्ड आई बोला जाता है। इसके बाद नंबर आएगा पिनियल पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मटर के दाने के बराबर साइड में पैराथायराइड होता है। पैराथायराइड ग्लैंड 4 नंबर पर आएगी। फिफ्थ, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के बाद पैंक्रियाज, ठीक है ना, इसकी लोकेशन भी हम बता देंगे बाद में। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने का कार्य करता है, जिससे शुगर को कंट्रोल किया जाता है, शुगर कंट्रोल होती है। 7 नंबर पर ऑर्डरनल ग्लैंड, ऑर्डरनल ग्लैंड, ऑर्डरनल ग्लैंड जो किडनी होती है राइट और लेफ्ट में, उसी के ऊपर एक कैप की तरह रखी होती है। इसका कार्य है वो आगे विस्तार में बताया जाएगा। ऑर्डरनल ग्लैंड होती है, ठीक है ना, किडनी के ऊपर। उसके बाद सेक्स ग्लैंड, इसमें सेक्स ग्लैंड में फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस, यह भी हार्मोन बनाने का कार्य करते हैं, हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। तो जो ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, ये सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना, उनका सिक्रेशन करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले पिनियल ग्लैंड है जो टॉप पर आती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर आएगी जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है। थायराइड ये गले में, पैराथायराइड इसके साइड में। थाइमस, इसको हृदय चक्र भी बोला जाता है, ये थाइमस ग्लैंड है जो ग्रोथ को कंट्रोल करती है। और थायराइड वेट को कंट्रोल करती है, और काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को थायराइड की वजह से, मोटापा बढ़ना और भी इसके कई सिम्टम्स होते हैं। थाइमस के बाद पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज होती है जो इंसुलिन बनाती है। ऑर्डरनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये भी बीपी को, टेंशन को कंट्रोल करती है, और इसका डिटेल में आप बुक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। सेक्स ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस, तो ये भी हार्मोन को ही कंट्रोल करती हैं। तो ये 8 ग्लैंड्स हैं, ये आपके याद होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा तो आप इनका नाम बताइएगा, ठीक है। और इनकी लोकेशन भी इजी है, वो भी आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद
बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी का पार्ट स्पाइन। आज ही आपको एमडी डॉक्टर बना दिया जाएगा परमात्मा की दया से, तो चिंता ना करें, बहुत इजी है। एक्यूप्रेशर में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोज कर पाएंगे अपने पेशेंट की अपनी, ठीक है ना। तो आपने ऑर्गन्स को जाना, 12 ऑर्गन्स, 8 ग्लैंड्स। अब नंबर आता है स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी। स्पाइन फाइव, जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये गड्ढा होता है बैक साइड में, आप देखेंगे खोपड़ी के साथ एक गड्ढा सा होता है, और यहाँ से जो नेक का जॉइंट है इसको सर्वाइकल बोला जाता है। तो ये गड्ढा सा होगा और इसके नीचे जो नेक का जॉइंट है इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे ये स्पाइन होती है और इसमें ये वर्टिब्राज होती हैं, ये हड्डियाँ होती हैं, नुकीली जो हड्डी होती है इनको वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। और 2 वर्टिब्रा के बीच में ऐसे डिस्क होती है, डिस्क। ये एक हार्ड मास टाइप ही होता है, लिक्विड, और ये मकड़ी की जाली की तरह ऊपर से पैक होता है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे स्पाइन, ठीक है ना। ऐसे ये स्पाइन होती है और इसमें जो हड्डियाँ निकली हुई होती हैं नुकीली सी, उनको वर्टिब्रा बोला जाता है, वर्टिब्रा। तो 2 वर्टिब्रा के बीच का जो पार्ट होता है उसको डिस्क बोलते हैं। तो वो इस तरीके से जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो कई बार ये अपनी जगह छोड़ देती हैं, झटका लगने से इनकी जो रेयर होती है वो फट जाती है, डिस्क बल्ज हो जाती है, जिसको पिचकना बोलते हैं। इसका अंदर का केमिकल निकल के ऐसे बाहर नर्व को टच करता है। जैसे नर्व आती है, ये साइड से नर्व आती है, ठीक है ना, तो इनको टच कर देता है ये। कई बार वर्टिब्राज बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, तो ऑस्टोफाइटिस हो जाते हैं, तो वो सब नर्व पे दबाव बना देती है, जिससे कि पेन आ जाता है, सर्वाइकल पेन या लेग पेन, बैक पेन, ठीक है। तो आप इनके पॉइंट्स पे मसाज करके सर्वाइकल बैक पेन को बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सर्वाइकल में, सर्वाइकल एरिया में जो वर्टिब्राज होती हैं उनकी संख्या होती है 7, ठीक है। आप लिख लें इसको अच्छी तरह, थोड़ा पेन हल्का चल रहा है, 7, ठीक है ना। तो 7 वर्टिब्रा होती हैं सर्वाइकल स्पाइन में, ठीक है। अब सर्वाइकल से नीचे जो ये नेक का जॉइंट है और जहाँ पर हमारी रिब्स होती हैं ये ख़त्म होती है, वहाँ तक का हिस्सा होता है, जो ये हड्डियाँ होती है ना, रिब्स, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगी, और नेक के जॉइंट से लेकर के वहाँ तक के हिस्से को बोलते हैं थोरेसिक। THORACIC, थोरेसिक स्पाइन। इसमें जो वर्टिब्रा की संख्या होती है वो 12 होती है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हिस्सा हो जाता है यहाँ से, और जो रिब्स ख़त्म होती हैं इससे, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्टिब्राज होंगी वो होंगी 12। इसके बाद आ जाता है बैक, लोअर बैक का एरिया, उसको बोलते हैं लंबर, जो हिप तक जाता है। रिब्स जहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पे थोरेसिक 12 होता है, ठीक है ना, लास्ट वर्टिब्रा
थोरेसिक स्पाइन की, वहाँ से L1, और जहाँ पर हिप बेल्ट जहाँ पे बांधी जाती है वहाँ तक का एरिया होता है लंबर एरिया। लंबर, इसमें जो वर्टिब्रा होती हैं वो 5 होती हैं, ठीक है। फिर बेल्ट से लेकर के और नीचे तक हिप के सेंटर में जो स्पाइन जाती है, हिप का एरिया आ जाता है, वो होता है सैक्रल। सैक्रल स्पाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें भी 5 वर्टिब्रा होती हैं, उसमें भी 5 वर्टिब्रा होती हैं। उससे फिर लास्ट की जो पूंछ होती है बिल्कुल, ठीक है ना, इस तरीके से, उसको बोला जाता है कॉकेक्स। इसमें 4 वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है, ये जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है। तो टोटल जो वर्टिब्राज होती हैं ये होती हैं 33। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पाइन में कितनी वर्टिब्राज होती हैं टोटल? तो टोटल होती हैं 33। लंबर में कितनी होती हैं? लंबर में 5, और सैक्रल में 5, कॉकिक्स में 4, थोरेसिक में 12 और सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा, ठीक है। तो वर्टिब्रा आप समझ गए होंगे, एक बार और समझा देता हूँ। ये स्पाइन होती है, ठीक है, स्पाइन होती है, ये ऐसे वर्टिब्राज होती हैं। 2 वर्टिब्रा के बीच में ये जो पार्ट होता है ऐसे, ये डिस्क होती है, ठीक है ना, इसी से हम आगे और पीछे हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्क में चेंजेस आ जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं। डिटेल में आपको बुक में भी मिल जाएगा, MRI की रिपोर्ट्स उसमें काफ़ी। तो वो नर्व पे दबाव बना देती हैं जिससे कि पेन हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पाइन है, और स्पाइन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, सब को आप ये मानिए ये एक स्पाइन है, और ये पावर हाउस मानिए आप, ठीक है ना। तो वर्क करने की शक्ति सबको स्पाइन से ही मिलती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके लंबर स्पाइन में बैक पेन है, वहाँ पे नर्व कंप्रेस है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से सर्कुलेशन, पावर, करंट, प्राण, ऊर्जा की जिसको बोला जाता है, वो आपके जो लंबर एरिया से कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिन ब्लैडर हुआ, और आपका इंटेस्टाइन भी वहीं से जुड़ी होती हैं, तो उनमें भी उनकी भी पावर कम होगी। तो आने वाले समय में आपको डिस्क के साथ साथ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूरिनेशन की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, ठीक है ना, पेन हो जाता है स्टमक या इंटेस्टाइन में। तो आपको स्पाइन को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वह फूल गोभी की तरह, ये ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू होता है, और स्पाइन के साथ साथ वर्टिब्रा से होता हुआ, ठीक है ना, दोनों साइड से ऐसे होता हुआ और नीचे लंबर तक जाता है, ठीक है। इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरु रज्जु, जो हमारी बॉडी में सूचना देने का कार्य करती है। पैर में किसी ने आपको टच किया तो ब्रेन तक जो जाती हैं सेंस, वह सब स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही हो पाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप अपने शरीर में हल्कापन महसूस करते हैं। तो आपका बैठने का पोस्चर, कई लोग है झुक के बैठते हैं, टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, तो ये सब बीमारी होने का एक मुख्य कारण है। तो स्पाइन को हमेशा सीधा रखिए, अपना पोस्चर सही रखिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक्यूप्रेशर करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो स्पाइन आप ट्रांसफार्मर समझें, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपके ऑर्गन्स क्लियर हो गए, 8 ग्लैंड्स और ये स्पाइन के पार्ट, ठीक है ना। और बाकी तो बाहर के पार्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, टीथ है, ईयर हो गए, हेड, और ये रिस्ट, एल्बो, नी, थाई, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो सब जानते ही हैं।
तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का होमवर्क बस यही रहेगा आपके लिए। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और जो इसमें आपको पढ़ाया गया है इसको आप याद करें। इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। वैसे तो काफ़ी इसमें थेरेपिस्ट भी हैं और मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को इनकी नॉलेज भी होगी जिन्होंने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है। फिर भी मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं। अगर आप इसको कल में याद कर लेते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जाएगा, कौन सा ऑर्गन की लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ है, ठीक है, उसको जानेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप इस होमवर्क को जल्दी से जल्दी क्लियर करें